वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऋग्वैदिक या फिर पूर्व वैदिक राजनीतिक जीवन। किस प्रकार वैदिक सभ्यता का राजनीतिक जीवन था, यानी कि वहाँ का शासन प्रशासन किस प्रकार से था पूर्व वैदिक काल का। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस हम यहाँ पर अपनी 5 मिनट वीडियो सीरीज़ के थ्रू यहाँ पर कवर कर रहे हैं और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो कि आपकी सभी प्रकार के ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल है। चर्चा करेंगे राजनीतिक जीवन के बारे में। देखिए, अगर सिलेबस पर नज़र डालें तो सिंधु घाटी सभ्यता हम कवर कर चुके हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने जाना पूर्व वैदिक काल क्या है, इसके सामाजिक और आर्थिक जीवन को समझा किस प्रकार से था। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में, यानी कि पूर्व वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। बाकी दूसरी वीडियोज़ को आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है आप राइट कॉर्नर पर यहाँ पर पॉपअप हो रहा होगा। तो आज बात करते हैं। उससे पहले देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो ये वैदिक सभ्यता है इसको आर्य सभ्यता भी बोला गया है। तो आर्यों का जो निवास स्थल माना गया वो सप्त सैंधव क्षेत्र, यानी कि 7 नदियों का एक ऐसा क्षेत्र माना गया है। अब वो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, सरस्वती, सिंधु, सतुद्री, विपाशा, परुषणी, वितस्ता और आस्किनी। तो इस प्रकार ये 7 नदियों का क्षेत्र जो है आर्यों का निवास स्थल माना गया। अब ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसको अगर आप देखेंगे, देखिए, सिंधु को आज के टाइम में इंडस बोलते हैं, सतुद्री को सतलज बोला जाता है, विपाशा को व्यास, परुषणी का वर्तमान नाम रावी है, आस्किनी का चेनाब है और वितस्ता का झेलम है। तो वर्तमान जो नाम है इससे आप रिलेट कर पाओगे, लेकिन ये जो प्राचीन नाम है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये जो सिंधु नदी घाटी वाला क्षेत्र है, यानी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो एक प्रकार से जो सिस्टम है, तो उसके आसपास का यही क्षेत्र माना गया आर्यों का निवास स्थल। और ध्यान देंगे कि यही क्षेत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भी अपने आप में एक क्षेत्र था। यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। उसके बाद कालांतर में क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ और वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। तो इस प्रकार आर्यों का निवास स्थल भी यहीं कहीं आसपास ही इनके माना गया है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं ऋग्वैदिक सभ्यता का जो केंद्र था वो ब्रह्मवर्त था। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो है ब्रह्मवर्त माना गया है। ध्यान देंगे, सतलज से यमुना तक का क्षेत्र, तो यही जो है ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र था। ऋग्वैदिक सभ्यता कह रहे हैं यानी कि पूर्व वैदिक काल। इस काल की जो सर्वाधिक पवित्र नदी हुआ करती थी वो सरस्वती थी। अपने आप में 7 नदियों में से सरस्वती जो नदी थी वो सबसे ज़्यादा पवित्र थी। सरस्वती के अन्य नाम जो उस टाइम पे थे वो कौन कौन से थे? देखिए, देवी तमा, माते तमा, नदी तमा, ये सरस्वती के ही नाम है। इंपॉर्टेंट है अपने आप में फैक्ट, ये क्वेश्चन। अच्छा, ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की एक चोटी का भी उल्लेख किया गया है। वो चोटी कौन सी है? तो वो जो चोटी है वो है मुजवंत चोटी का जो है उल्लेख, चर्चा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए, पूर्व वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। तो इस पे जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन पे हम नज़र डालेंगे। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन जो तत्कालीन व्यवस्था थी उस टाइम पे वो किस प्रकार से थी। कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम से बड़ा आप कह सकते हो विष था, फिर जन और गण। ये क्या क्या चीज़ें हैं अभी इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए सिस्टम क्या है, देखिए, कुल, उसके बाद ग्राम, फिर विष, फिर जन, फिर गण। तो आजकल के टाइम में अगर हम बात करें ना, जैसे जिला होता है, जिले के बाद राज्य होता है, राज्य के बाद देश होता है। तो इस प्रकार जो है सबसे छोटी इकाई उस टाइम पे कुल थी, फिर ग्राम थी, फिर विष थी, फिर जन थी, फिर गण थी, इस प्रकार से। अब देखिए, जो मूल आधार हुआ करता था वो कुल होता था। कुल क्या है? ये परिवार है, ठीक है। और परिवार का मुखिया उस टाइम पे कुलप या फिर गृहपति कहलाता था। अगर ग्राम की बात करें, देखिए, तो ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामणी कहलाता था। इसी प्रकार विष जो होता था उसका प्रधान विषपति कहलाता था। अब जन की बात करें तो इसका प्रधान जो है जनपति, यानी कि जनस्य गोपा अथवा राजा, जो राजा है वो जन, ठीक है, जन का राजा था वो। और गण जो होता था वो राज्यों में जनता शासन करने वालों को स्वयं चुनती थी, ठीक है। राज्यों की जो जनता थी वो शासन करने वालों को स्वयं चुनती थी, उसको गण कहा गया। अब गण राज्यों के जो शासक होते थे वो गणपति कहलाते थे अथवा उनको ज्येष्ठ बोला गया है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये उस टाइम की है। तो कुल, ग्राम, विष, जन, गण, इस प्रकार से जो सीक्वेंस है इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था आधारित थी वो कबीलाई संरचना पर आधारित थी, ठीक है। आर्य जो है कई कबीलों में बटे हुए थे जिनका स्थायी निवास नहीं होता था। कबीले का एक राजा होता था जिसको गोप कहते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली और गणतंत्र भी उस टाइम पे वहाँ मौजूद था। कब की बात चल रही है? ये पूर्व वैदिक काल की, ठीक है। तो वहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कबीलाई संरचना पर आधारित थी।
नेक्स्ट देखिए, जो राजा का पद होता था, अच्छा, वंशानुगत होता था, ठीक हो गया। भूमि का स्वामित्व जो निहित था वो जनता के ही पास था। अच्छा, प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को एक कर भी दिया जाता था उस टाइम पे, जिसको बलि कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। अच्छा, बलि के बदले में राजा जो है प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था, ठीक है। तो जो प्रजा है वो राजा को जो कर दे रही है उसको बलि कहते हैं उस टाइम पे। अच्छा, प्रशासन का जो कार्य था वो पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण अधिकारियों के ही पास था। पुरोहित जो है कौन होता था, देखिए राजा का परामर्शदाता होता था। सेनानी होता था सेना का प्रधान, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। और ग्रामीणी जो होता था गांव में राजा का प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था। तो ये इस प्रकार से कुछ प्रशासन है, इस प्रकार से वहाँ का प्रशासनिक ढांचा हम कह सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट एक और चीज़ आती है, वो है ऋग वैदिक कालीन सभा और समिति। ये क्या चीज़ है, देखिए लोकतंत्रीय भाग होते थे ये, जो सभा और समिति हम कह रहे हैं उस टाइम पे। जो समिति होती है, देखिए ये होता था आम जनता की संस्था। समिति जो उस टाइम पे थी वो आम जनता की संस्था थी। अगर वर्तमान में इसकी तुलना करें तो जैसे लोकसभा है ना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं उस टाइम पे समिति थी। और सभा, सभा जो होती थी वो न्यायिक कार्यों से संबंधित होती थी। तो ऑब्वियस है कि जो ये सभा है इसमें जो है कुलीन और जो श्रेष्ठ लोग होंगे वो लोग भाग लेते होंगे, ठीक है, क्योंकि न्याय, आम जनता का न्याय तो वो बड़े लोग ही करेंगे। तो इस प्रकार जो ये सभा है इसकी तुलना वर्तमान में हम आज के टाइम पे राज्यसभा से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो समिति और सभा है ये क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जो समिति है इसका 9 बार उल्लेख मिलता है, सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ एक विदत भी है, इसका 122 बार उल्लेख मिलता है। अभी विदत क्या है, इसको जानने के लिए आप जो है हमारा जो है पहला जो कमेंट है उसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।